सरकार गुस्सा खा गई, उसने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया, मैसाचुसेट्स के चार्टर को रद्द कर दिया और संबंधित व्यक्ति को लंदन में मुकदमा चलाया। इधर फिर अमेरिकी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी कॉन्फ्रेंस बुलाया और फिर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपील की कि भाई आप पीछे के कानूनों को रद्द कर दो। बात नहीं बन पाई तो अब 1775 में दोनों के बीच सैनिक संघर्ष छिड़ गया और अमेरिकी सेना का नेतृत्व करने पहुंचे जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन ही वाज लीडिंग द अमेरिकन आर्मी और उधर फ्रांसीसी आर्मी को लीड कर रहा था, सॉरी वो ब्रिटिश आर्मी को, वो खैर उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस भी अंत में वहाँ अमेरिका में लड़ने गए थे। तो उसमें केवल एक ट्विस्ट उस पूरी घटना में यह आ गई कि उसमें 2-3 और कॉलोनियल पावर थे। एक को आपने नाम सुना, एक पावर था फ्रांस, दूसरा था डच, हॉलैंड और तीसरा स्पेन, और ये तीनों ब्रिटिश के राइवल थे। तो वे ब्रिटिश के इस संकट में अपने स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते। फ्रांस को तो अभी पीड़ा मिली थी क्योंकि फ्रांस ने बड़ा कष्ट भोगा था, 7 वर्ष युद्ध हारा था ब्रिटेन के हाथों कुछ वर्ष पहले, और कनाडा खोया था तो उसका तो अभी गम बिल्कुल ही ताजा था। तो फ्रांस अमेरिका के साथ खड़ा और स्पेन ने भी अमेरिकी कॉलोनी को समर्थन कर दिया। उस कारण से ब्रिटेन और भी डिस्टर्ब हो गया। फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस ने अटलांटिक महासागर में एक तरह से ब्रिटिश जहाजों के अगेंस्ट में ऐसी नाकेबंदी की कि ब्रिटिश चाह कर भी अपने सप्लाई लाइन को अमेरिका में जारी नहीं रख पाए। इसी पर किसी क्रिटिक ने कहा है कि 3 कारणों से अमेरिकी उपनिवेश की जीत और ब्रिटिश की हार हो गई। एक था नेचर मानी प्रकृति, मानी इतना बड़ा अमेरिका इतना दूर में फैला हुआ था कि ब्रिटिश हर जगह पर उन पर नियंत्रण रख ही नहीं पा सकते थे। और दूसरा फ्रांस, यानी फ्रांस का सहयोग अमेरिका को मिल गया। और तीसरा जॉर्ज वाशिंगटन का नेतृत्व, कि बड़ा ही प्रगतिशील नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन का माना। तो अंत में ब्रिटेन की हार हो गई और फिर 1783 में पेरिस में और वर्साई में सम्मेलन हुआ और इसी पेरिस सम्मेलन के आधार पर 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल गई। उसे स्वतंत्रता की घोषणा तो उन्होंने 4 जुलाई 1776 को ही कर दी थी, परंतु ब्रिटेन में 1783 तक उन्हें औपचारिक स्वीकृति दी। इस पहलू को स्पष्ट करना चाहेंगे, इस तरह से 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए। आप देखिए, चूंकि वही स्वतंत्रता आंदोलन ही महज नहीं था, एक क्रांति भी थी। जो मध्य वर्ग के द्वारा प्रबोधन के काल से ही जो मांगे उठाई जा रही थी, उसका प्रथम क्रियान्वयन था। तो अमेरिकी क्रांति का पहले कई व्यापक महत्व है और सबसे बढ़कर जहां मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया उसके फर्स्ट पेज में ही हमने कुछ टाइटल वर्ड्स डाले हैं जो आपने देखे होंगे कि हमने कहा कि अमेरिकी क्रांति की क्रांतिकारिता उसकी स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी नहीं थी उससे भी अधिक अमेरिकी संविधान में थी। हमें तो सबसे दिलचस्प चीज़ लगता है अमेरिकी संविधान कि अमेरिकी क्रांति ने अगर दुनिया को कोई सबसे बड़ी चीज़ अगर दी हमारे विचार से, तो हम स्वतंत्रता समानता से बड़ी चीज़ मानते हैं अमेरिकी संविधान को। क्योंकि देखो, स्वतंत्रता का नारा तो प्रबोधन ने देना शुरू कर दिया था कि फ्रांस की क्रांति में भी दी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो संविधान दिया वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था, क्योंकि इस तरह की संघीय व्यवस्था कभी पहले आई नहीं थी। तो बड़े राष्ट्र किस प्रकार से संचालित हो सकते हैं उसका पहला एग्जाम्पल उसने अपने ढंग से दिया। दूसरी बात है कि धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है, हालांकि यूरोपीय प्रबोधन में अगर आप फ्रांसीसी प्रबोधन देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ चर्च विरोधी दृष्टिकोण दिखेगा, लेकिन जैसा चर्च विरोधी नहीं कर सकते, मतलब जैसा राज्य और धर्म के बीच जो सेपरेशन की नीति जितनी कड़ाई से पहले अमेरिकी लोगों ने लागू की, फिर बाद में फ्रांसीसियों ने भी लागू की, लेकिन पहले अमेरिकी लोगों ने भी लागू किया। और फिर एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ था जॉनसन, उसने एक वॉल ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत दिया। तो दुनिया में आप देखोगे तो अच्छा, और गणतंत्र, क्योंकि इससे पहले अब फ्रांस है तो फ्रांस में बाद में गणतंत्र आया है और वही गणतंत्र कुछ समय के बाद समाप्त हो गया है, लेकिन अमेरिका का जो गणतंत्र है वह सबसे, आप कह सकते हो, अर्लीस्ट लॉन्ग लास्टिंग गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर तो राजतंत्र शुरू से ही रहा ही नहीं। तो इस आधार पर इस क्रांति का बहुत ही व्यापक महत्व है। इस बार जो आपको पूछा था अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी, तो अगर आपके मस्तिष्क में पीछे बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड के साथ अगर उसके सिग्निफिकेंस आपके दिमाग में है तो आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को करके चले जाओगे। यहाँ पर मैं अमेरिकी क्रांति के महत्व में मैं आपको बताया और मैंने स्टडी मटेरियल में तो आपको डिटेल्स में दिया है। यूएसए स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका फुल फॉर्म में आप कर सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला उपनिवेश था और यूएसए ने स्वतंत्रता के बाद शासन की संघीय प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया। तो पहला दुनिया में संघीय प्रणाली कैसे जाए, क्योंकि मैं आपको अमेरिकी संविधान में अभी आपको बताऊंगा। संविधान ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकी मॉडल। ब्रिटिश मॉडल इस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर है अमेरिकी मॉडल। दो अलग अलग मॉडल। अब देखो, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र ब्रिटेन है, लेकिन सॉरी प्राचीनतम इसको माना जाता है डेमोक्रेसी। गणतंत्र तो कभी नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर तो मोनार्की रही है। गणतंत्र वह होता है जहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड, तो टेक्निकली ब्रिटेन में तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है। भारत गणतंत्र है, अमेरिका गणतंत्र है, तो पहला गणतंत्र दुनिया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 1000 वर्षों में, ये आप कह सकते हो कि संपूर्ण सहस्त्राब्दी, संपूर्ण सहस्त्राब्दी, संपूर्ण सहस्राब्दी का क्रमिक विकास,
क्रमिक विकास। ये पहला आधुनिक संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित। यह पहला आधुनिक संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित। संविधान सभा कहीं बनती नहीं थी, ये पहला संविधान सभा बना। इसमें एक और भी चीज है, इसमें आप कह सकते हो राजतंत्र प्लस कुलीन तंत्र, आज के संदर्भ में इसमें बता रहा हूं, और प्लस प्रजातंत्र। मतलब ये संविधान है 1000 वर्षों में राजतंत्र का काल देखा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो कुलीन तंत्र का, यानी कुलीनों का प्रतिनिधित्व करता है, और तब हाउस ऑफ कॉमन्स के जब डे जाए तब जाके प्रजातंत्र स्थापित हुआ। और यह पहला गणतंत्र बना। पहला गणतंत्र का मतलब है कि निर्वाचित राष्ट्रपति यहाँ पर वंशानुगत राजा है, यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति है। अब देखो ये संविधान सभा तो इसमें बैठी नहीं, क्रमिक रूप से विकसित होती चली गई। तो विकसित होती चली गई तो यहाँ पर तुम देखोगे संसदीय व्यवस्था है जिसको पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हो। यहाँ पर क्या है कि अध्यक्षीय प्रणाली, यहाँ पर आपको अध्यक्षीय प्रणाली देखने को मिलेगी। मतलब अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब है कि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है, आप संविधान में देखते हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। मतलब वह पार्लियामेंट्रियन फॉर्म नहीं है, मतलब वो 4 वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है। तो ये अध्यक्षीय प्रणाली का उदाहरण। और इसमें क्या होता है संसदीय व्यवस्था में कि डे टू डे के लिए जो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव संस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस दिन और जिस क्षण वह अपनी मेजोरिटी स्थिति खो देती है उसी समय वो सरकार गिर जाती है। अध्यक्षीय प्रणाली में खास टेन्योर होता है, उस टेन्योर के भीतर सरकार चलती रहेगी, वो सरकार गिरेगी नहीं बीच में तभी गिरेगी जब उसको एक खास प्रोविजन के माध्यम से, जिसको इम्पीचमेंट का नाम दिया जाता है, हटाया जाएगा। तो उसमें टिकाऊपन ज़्यादा हो जाता है। इधर क्या है, ब्रिटिश मॉडल में क्या था कि इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ पावर। वैसे देखो फ्यूजन ऑफ पावर करना ठीक नहीं, उसके लिए टर्म आता है डिफ्यूजन ऑफ पावर। पावर डिफ्यूज है लेकिन सेपरेटेड नहीं। तो हियर यू फाइंड द डिफ्यूजन ऑफ पावर। और अमेरिकी संविधान में पाओगे सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने मॉन्टेस्क्यू का बताया था। इसमें कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीनों निकाय एक दूसरे से पृथक है। पावर है और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथककरण। इस तरह का शक्ति का पृथककरण भारत जैसे देशों में संभव नहीं हो पाया। हमने जुडिशरी को सेपरेट किया, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स और जुडिशरी तीनों बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। और इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे पर रोक और संतुलन स्थापित करके चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कहोगे कि एक है जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक खासियत और है, यह अलिखित। अभी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में आप कह सकते हो कि जिसने इतनी सारी विविधताएँ देखी हैं, जो ब्रिटेन ने क्या क्या नहीं देखा। ब्रिटेन में भी गृहयुद्ध हुआ था, ब्रिटेन में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट किया। ब्रिटेन एक ग्लोबल एम्पायर से एक छोटे से राष्ट्र के रूप में ढला। ये पूरी प्रक्रिया उसने पार की, लेकिन लिखित संविधान की बदौलत नहीं, अलिखित संविधान की बदौलत। यह अपने आप में एक मिरेकल है कि कोई भी देश में ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे संविधान को लेकर ये अलिखित, ये लिखित, और ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। आज दुनिया में 200 से अधिक देश ऐसे जिन्होंने लिखित संविधान को अपनाया हुआ है, लेकिन अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन ही है। अगर इस तरह का संविधान दूसरे देश में होता तो कब को संविधान समाप्त हो गया होता। यहाँ तो लिखित संविधान भी कई देशों में कई बार बन चुका है। ये तो एक अलिखित संविधान थोड़े परिवर्तनों के साथ चलता रहा। उसके बाद तुम देखोगे, देखो ब्रिटेन में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अमेरिकी लोगों ने धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाया। देखो इसको धर्मनिरपेक्षता का एक जियोपॉलिटिकल कंडीशन है। अब हमारी धर्मनिरपेक्षता, ब्रिटेन की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता, ये सब पृथक हो सकती है। क्यों? परिस्थितियां जैसे कि जब सेकुलरिज्म की बात करते हो, तो इसलिए मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोगों के लिए क्यों उपयोगी बताता हूँ कि आप दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को बनते हुए आप अपनी आंखों के सामने देखोगे और आप बनोगे उसके आई विटनेस, और तब बाकी विषय आप पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट आपको मिलेगा। तो मेरा इतना ही 2 इंटरेस्ट है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी में कितने वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ रहे हो, आप कितना लिख रहे हो, उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बात का है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से आपका जो दृष्टिकोण क्लियर हो रहा है, उसका फायदा आपको बाकी विषयों में मिलने वाला है। लेकर चलना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया जैसे वहाँ अलिखित संविधान है, यहाँ लिखित संविधान। पहलू आता है धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट। तो ब्रिटिश संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटेन में राज्य और धर्म के बीच बड़ा सहयोग रहा। और उसकी एक बैकग्राउंड ये है कि उसमें ब्रिटिश मोनार्क हुआ करता था जिसका नाम था हेनरी अष्टम। तो हेनरी अष्टम पहले रोमन कैथोलिक चर्च से ब्रिटेन जुड़ा हुआ था, चर्च व्यवस्था से। लेकिन फिर आगे चलकर क्या हुआ कि हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देना चाहा और रोम के पोप के सामने अर्जी डाली, और रोम के पोप ने इस डर से उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया कि कहीं पवित्र रोमन सम्राट की बहन कैथरीन थी, कहीं उसका कुपभाजन हमें ना बनना पड़े। तो तब तक हेनरी अष्टम इतना उद्वेलित हो गया, इतना बेचैन हो गया, इतना
इम्पेशेंट हो गया कि उसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था से ब्रिटेन का संबंध तोड़कर एंग्लिकन चर्च स्थापित कर दिया। फिर तो राज्य और धर्म के बीच चर्च में ऐसा मेल मिलाप रहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी क्रिश्चियंस को स्पेशल रिलीजियस प्रतिनिधित्व दिया जाता था। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स होते थे वह भी धर्म के नाम पर शपथ लेते थे। तो कहीं ना कहीं प्यूरिटन्स धर्म को राज्य धर्म के रूप में उसने प्रयोग किया है। तो ब्रिटेन कभी भी सही मायने में सेकुलर नहीं रहा। अमेरिकी लोग क्यों सेकुलर थे? क्योंकि देखो अमेरिकी लोगों का अपना बैकग्राउंड था। ये लोग जो जैसे अमेरिका में जो तत्व आए, चाहे जिसको तुम अमेरिका कहते हो, तो जो व्हाइट सेकुलर्स कोई एक पृष्ठभूमि के नहीं थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे। एक तो वह पेनल कॉलोनी थी। पेनल कॉलोनी का मतलब है वहां पर सजा याफ्ता मुजरिमों को रखा जाता था। तो बहुत सारे सजा याफ्ता, जैसे भारत में अंडमान निकोबार था, उसी तरह अमेरिका में सजा याफ्ता मुजरिमों को भेजा जाता था। तो कुछ क्रिमिनल्स भी वहां गए हुए थे। अब कुछ क्रिमिनल्स ने मिलकर दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बना दिया, यही तो इत्तेफाक की बात है। फिर बहुत सारे व्यापारी गए थे अपने भाग्य आजमाने, स्मगलर्स वहां अपना भविष्य देख रहे थे, बहुत सारे उद्यमी पहुंच गए थे। और उसी सिलसिले में यहाँ पर क्या था, स्टुअर्ट वंश का शासन था। तो यहाँ पर एक कट्टर रोमन कैथोलिक धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा था स्टुअर्ट शासकों के द्वारा, जिसमें आप नाम सुनोगे, जेम्स फर्स्ट है, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड, चार शासक थे। इन्होंने ये सब रोमन समर्पित रोमन कैथोलिक थे। तो प्रोटेस्टेंट जो होते थे ब्रिटेन के, उनको प्यूरिटन्स कहा जाता था। तो उनको काफी प्रताड़ित करते थे। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो दूसरे धार्मिक पंथ के थे, तो उनको प्रताड़ना मिलती थी। तो जान बचाकर यहाँ से वो अमेरिका भागे। तो वही वो तत्व वहां पर है। उन्होंने तो पीड़ा खुद झेली है। तो जो अमेरिकी संविधान बनने लगा तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिकी संविधान में रखा गया। और उस मौलिक अधिकार के प्रावधान में एक्सक्लूसिव उन्होंने एक अधिकार रखा है जिसको कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब धर्म को, अपने धर्म और उपासना की आजादी सभी को प्राप्त हो। उन्होंने अच्छा वहां पर क्या है कि सेपरेशन ऑफ, जैसे उसको कहते हैं, जो जॉनसन ने बाद में लागू किया उसको वॉल ऑफ सेपरेशन कहते हैं। ना तो राज्य चर्च में हस्तक्षेप कर सकता, ना चर्च राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकता, बिल्कुल अलग अलग। अब भारत की स्थिति अलग रही है। हमने तो ऐसा धर्म का दर्द झेला ही नहीं है, क्योंकि मध्यकाल में शासक भले ही मुस्लिम थे, लेकिन एक दो शासक को इक्का दुक्का रखा जाए तो हिंदुओं को धर्म के मामले में वो जबरन पाबंदी लगाना और जबरन सबको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन किसी शासक ने नहीं लगाया। और प्राचीन काल की तो बात ही छोड़ी, वहाँ तो ऐसा धार्मिक, मतलब आपको विविधतामूलक धार्मिक स्थिति दिखेगी जिसमें एक ही शासक कई कई धर्मों को संरक्षण दे रहा है। बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, ब्राह्मणिज्म में, इसमें कभी बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं रहा। तो भारत के लोगों ने वो दर्द झेला ही नहीं। तो हमारे लिए धर्म का मतलब कि धर्म से बिल्कुल पृथक रहो, धर्म से दूरी बना के रखो, हमारे लिए मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ही ऐसी नहीं थी। ये सब चीजें आपको इतिहास में ही मिलेगी कि किस प्रकार से बैकग्राउंड बनता जा रहा है। तो मेरे विचार से तो अमेरिकी संविधान, अब अमेरिका में यहाँ पर क्या है कि एकात्मक प्रणाली है। एकात्मक का मतलब है कि इसमें विभाजन नहीं, एकात्मक प्रणाली यहाँ पर कायम थी संविधान की। मतलब क्या, राज्य है और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बीच में इसको प्रांतीय प्रशासन कहते हो। प्रांतीय प्रशासन जैसी चीज यहाँ नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर संघीय व्यवस्था है। और केवल संघीय व्यवस्था ही नहीं है, दुनिया का पहला ये संघ है, ये दुनिया का पहला संघ है। इसका जो संविधान बना है उसका भी दिलचस्प तथ्य है कि पहले क्या हुआ कि 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए। तो 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्र होने के बाद 13 अलग अलग, जैसे भारत को आजादी मिली, तो आप अगर प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दो तो 2/3 इंडिया को तो ब्रिटिश ने कंबाइन किया हुआ था। तो पाकिस्तान का पार्टीशन होकर अलग हुआ, बाकी तो यूनिफाइड इंडिया भारत को मिल गया, भारत की सरकार को, जिसको 15 अगस्त को हमने झंडा फहरा दिया। लेकिन अमेरिका में 13 अलग अलग उपनिवेश आजाद हुए, 13 मिलकर लड़े थे संकट के समय। अब आजाद होने के बाद एक दूसरे के साथ हैंडशेक करके जाने की बात थी। तब उनके मन में विचार आया, भाई हम क्यों अलग हो रहे हैं, आइए तो सही हम लोग मिलजुल कर कोई प्रबंधन करें। तब उसमें इतना ज्यादा मतभेद था, जैसे छोटे राज्य थे उनका कहना था कि नहीं, जो बड़े राज्य होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी बड़ी ताकत का लाभ उठाएंगे और हमें दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि हम अलग रहें। तो पहले मुद्दा ये हुआ कि भाई ये हम लोगों का आपस में तालमेल कैसे बने। खैर 5-6 वर्ष उन्होंने प्रबंधन भी किया, और डिटेल से मैं नहीं जाना चाहूंगा, आपके काम की चीजें नहीं है, क्योंकि जितना ही हम वर्टिकली जाएंगे आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। उन्होंने 1781 से 87 तक उन्होंने दूसरा प्रबंधन किया। फिर लगा उनको कि नहीं, कुछ ना कुछ अब दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फिलाडेल्फिया में इन्होंने अमेरिकी संविधान बनाने के लिए कांग्रेस बुलाया। अब इस कांग्रेस में कई तरह के मतभेद, वो मतभेद आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको आगे मैं फिर आपको बता दूंगा। जैसे इस मतभेद को देखिए, एक तरह से ये जो 13 आपको उपनिवेश देखते हैं, तो इसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो सब छोटे हैं कुछ बड़े। तो लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरी बात करता हूँ। जैसे इसी उपनिवेश में कुछ धनी है, कुछ बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बड़े बड़े वित्त प्रबंधक हैं। तो ये सब जो बड़ी व्यापारी और बड़े मर्चेंट्स हैं, तो वे चाहते हैं कि एक मजबूत संघीय सरकार, एक मजबूत संघीय सरकार बने, एक ऐसी सरकार हमारे आर्थिक हितों को सुरक्षा दे सके। क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना पड़ेगा तो हमारी प्रतिस्पर्धा यूरोपीय मगरमच्छों से होने वाली है, और वो सब बड़े बड़े साम्राज्यवादी देश हैं, उनके पास काफी ताकत है। और अगर जब तक हम संगठित होकर नहीं जाएंगे तब तक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें वो पाँव नहीं फटकने देंगे। तो ये चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार होगी, एक तो अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देगी। संरक्षण देने का मतलब है कि बाहरी वस्तुओं पर चुंगी लगाकर संरक्षण देगी। उनका यह कहना है कि भाई हमें एक मजबूत संघीय सरकार चाहिए। छोटी छोटी जो व्यापारी हैं, कृषक हैं, चाहे छोटी छोटी जो निम्न तबके के लोग हैं, उनको डर है कि अगर मजबूत संघीय सरकार होगी तो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके हम पर जबरन टैक्स लगाएगी, तो उसका विरोध करें। तो संविधान सभा में 2 गुट बन गए, संघवादी बनाम उसको
गैर संघीय बोलते हैं, संघीय बनाम गैर संघीय। मतलब एक चाहते थे कि मजबूत संघ हो और दूसरा चाहते थे कि नहीं, कमजोर संघ ही रहने दीजिए, ढीला-ढाला संघ रहने दीजिए। दूसरा मुद्दा हो रहा था जैसे अब उत्तरी राज्य है, तो यहाँ पर व्यापार ज़्यादा विकसित है, नगरीकरण ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, तो यह चाहते हैं कि एक मजबूत संघीय सरकार हो जो बाहरी वस्तुओं पर चुंगी लगाए। अब देखो ये जो दक्षिणी राज्य है, दक्षिण के जो राज्य थे, दक्षिणी पार्ट के, तो उनका कहना है कि उनका बागवानी खेती थी, तंबाकू की खेती, कपास की खेती आदि, और चूंकि जनसंख्या कम थी तो उन्हें दासों को लगाया हुआ था, खैर वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्या करते थे, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उसका आयात करते थे। इनको लगता था कि अगर फ्री कॉम्पिटिशन होता रहेगा तो अच्छा है, यूरोपीय उत्पाद हमें सस्ते मिल जाएंगे तो हम क्यों चूंगी लगाएंगे। तो अभी इनके बीच मतभेद है। फिर अब दूसरा मतभेद यह है कि जो बड़े राज्य हैं वो चाहते हैं जो अमेरिकी विधानमंडल गठित हो तो एक ही सदन हो और जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों को प्रतिनिधि मिले। तो छोटे राज्य होंगे तो कहेंगे भाई यूपी को ज़्यादा सीटें मिल जाएगी और नागालैंड को कम या मिजोरम को कम, तो वैसे राज्य डर गए, उनको कहना कि नहीं आपको तो हमें समान अधिकार देना होगा, नहीं तो हम चले। तो अब हुआ कि ठीक है चलो उसका भी निपटारा किया जाएगा। तो फिर यही सब तय हुआ और अंत में जो बना उसमें संघवादियों की जीत हुई और एक शक्तिशाली संघीय सरकार बनी। लेकिन जो प्रजातांत्रिक तत्व थे जो डरे हुए थे कि भाई हमें सरकार शोषण करेगी, तो उनको खुश करने के लिए सरकार ने 2 वर्ष बाद 1791 में एक संविधान संशोधन लाकर मौलिक अधिकार का प्रावधान लागू कर दिया। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान में लागू हो गए, जिसमें लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता को स्वीकृति दी। अब बड़े राज्य की इच्छा को देखते हुए, छोटे राज्य को भय को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस, जिसको विधानमंडल कहते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, उसमें 2 सदन बनाई गई। ऊपरी सदन थी जिसको कहते हैं सीनेट, वही ज्यादा पावरफुल थी और उसमें सभी राज्यों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जो दूसरा सदन है उसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे दिया गया ताकि किसी राज्य को कोई आपत्ति ना रहे। तो इस प्रकार से 2 सदन चले। अब तो हम आप ये बताना चाहते हैं कि जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ वो कॉम्प्रोमाइजेज और काउंटर कॉम्प्रोमाइजेज का प्रतिफल था। स्टडी मटेरियल पर एक नजर आप डालेंगे तो आपको वो सब चीजें संविधान सभा फिलाडेल्फिया कांग्रेस का दिख जाएगी। फिलहाल मैं इतना कहता हूं कि आप ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतनी चीजें आप ध्यान रखें, को बता रहा था संघीय व्यवस्था वगैरह। अब इतनी चीजें आप ध्यान रखें कि अगर इसके महत्व की बात होगी, अमेरिकन क्रांति के महत्व की बात होगी तो इसके मैं आपको मेटेरियल भी दिया हुआ हूं, लेकिन इसमें इसके महत्व में दिखाते हुए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का प्रतीक, आंदोलन का प्रतीक प्रबोधन के विचारों का क्रियान्वयन, विचारों का क्रियान्वयन अटलांटिक पार, अटलांटिक पार, अटलांटिक पार एक शक्तिशाली, अटलांटिक पार एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना। आप यह भी दे सकते हो ऐसा राष्ट्र जो आगामी 150 वर्षों, एक ऐसा राष्ट्र जो शताब्दी पश्चात पूरे विश्व राजनीति को दिशा देने वाला राष्ट्र, तो वर्ल्ड वॉर्स में इसकी अहम भूमिका रही। बल्कि इसको मेरे विचार से संविधानवाद को प्रोत्साहन दो, संविधानवाद को प्रोत्साहन दे दो। और संविधानवाद को प्रोत्साहन, अब इसी का सब पॉइंट अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, ये भी सभी कैटेगरी दे सकते हो। तो गणतंत्रवाद या प्रथम गणतंत्र भी, लिखित संविधान, लिखित संविधान, संसदीय व्यवस्था, गणतंत्रवाद, लिखित संविधान, ये तो अध्यक्षीय प्रणाली थी। लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इन पहलुओं को देख लोगे। अब इसमें देखो मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक दो प्रैक्टिस वर्क के लिए मैंने अपने स्टडी मटेरियल में आपको क्वेश्चन डाल दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा है वो प्रश्न 2013 में पूछा था कि अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वणिकवाद के विरुद्ध, ब्रिटिश वणिकवाद के विरुद्ध, ब्रिटिश वणिकवाद के विरुद्ध
विरुद्ध यूरोपीय पूंजीवाद, अमेरिकी पूंजीवाद, अमेरिकी पूंजीवाद, अमेरिकी पूंजीवाद, पूंजीवाद का विद्रोह था, पूंजीवाद का विद्रोह था, विद्रोह था, विद्रोह था। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब देखो, अब इसमें घटनाक्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बीच में इसके मध्य जो निहित मुद्दे हैं वह मुद्दों पर लिखना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन हो तो आप कीवर्ड को टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने में होता है हम पक्ष में भी जा सकते हैं, जो हमारा अपना वहां पर दृष्टिकोण बनता है वो टिप्पणी कीजिए। परीक्षण कीजिए भी आप एक बिंदु को लेकर चल सकते हो, लेकिन जब समालोचना तो परीक्षण कीजिए टर्म अगर दे देंगे तो फिर यही स्टेटमेंट का फिर मीनिंग बदल जाता है। तो उस स्टेटमेंट का जो मीनिंग बदलता है वो बदले हुए मीनिंग को बच्चे समझ नहीं पाते, और एग्जाम हॉल के कुछ मिनटों में क्वेश्चन का आंसर लिखना वाकई में वो चैलेंज होता है। मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जो उस चैलेंज को 100% नहीं 50% में निभा दिया उसकी आंसर डेफिनेटली डिस्टिंग्विश हो जाती है। जहाँ कीवर्ड है अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश वाणिज्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के विद्रोह। तो अब इसको शुरू करना है तो शुरू में एक अच्छी चीजों से शुरू कर सकते हैं, या एक अच्छे लाइन से, एक अच्छे इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति उपनिवेशवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, विरोधी, विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन एवं एवं मध्यवर्गीय क्रांति, मध्यवर्गीय क्रांति, मध्यवर्गीय क्रांति दोनों का प्रतीक बन जाता है, दोनों का प्रतीक बन जाता है, दोनों का प्रतीक बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। यद्यपि यद्यपि इसके पीछे, इसके पीछे एक से अधिक मुद्दे, एक से अधिक मुद्दे, एक से अधिक मुद्दे निहित थे, मुद्दे निहित थे, निहित थे, परंतु संभवतः सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, मुद्दा था आर्थिक हितों के बीच टकराहट, हितों के बीच टकराहट। एक दृष्टिकोण से या एक दृष्टि से, एक दृष्टि से यह ब्रिटिश, या ब्रिटिश वाणिज्यवादी सरकार के विरुद्ध, वाणिज्यवादी सरकार के विरुद्ध, विरुद्ध अमेरिकी, अमेरिकी पूंजीपतियों का विद्रोह था, पूंजीपतियों का विद्रोह था, विद्रोह था, विद्रोह था, विद्रोह था। ये आपका थीसिस लाइन हो गया। जैसे आपका एक थीसिस लाइन हो जाए उसको चाहो तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, उसके बाद फिर आप पॉइंट भी बना सकते हो चाहो तो, या छोटा छोटा पैराग्राफ करके लिख सकते हो। तो आपने एक थीसिस दे दिया कि यह अमेरिकी पूंजीपतियों का विद्रोह था, तो इसमें आप दिखा सकते हो कि ब्रिटिश वाणिज्यवादी, वाणिज्यवादी नीति का महत्वपूर्ण, ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति की, ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति की, नीति की, नीति की भव्य अभिव्यक्ति थी, अभिव्यक्ति थी नौ परिवहन, नौ परिवहन कानून जो 17वीं सदी में लाए गए थे, जो 17वीं सदी में लाए गए थे। अब जैसे 1651, 1660, 1666 ऐसे है, अगर ऐसे डेट में डालना शुरू करता तो फिर आपको दिक्कत उसमें यह हो जाएगी कि आप
थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, और उसमें आपको दिक्कत हो सकती है कि आप फिर उसमें कठिनाई सा थोड़ा सा महसूस करोगे। आप एग्जाम हॉल में याद नहीं कर पाओगे। 17वीं सेंचुरी में आपको याद रह जाएगा कि हाँ ठीक है, इसलिए मैंने ध्यान बिल्कुल डाला। नौ परिवहन कानून जो 17वीं सदी में, जो 17वीं सदी में लाए गए थे, सदी में लाए गए थे, तथा जिनका उद्देश्य था, उद्देश्य था कि अन्य व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को दूर रखते हुए, अमेरिकी आयात निर्यात पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना। साथ ही अन्य कदम भी उठाए गए थे यथा कुछ अमेरिकी उत्पादों की खरीद पर ब्रिटिश एकाधिकार ब्रिटेन के हित में अमेरिकी उपनिवेशों में औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया जाना आदि। तो सब संख्या पर भी ध्यान देना होगा, बड़ा ना हो जाए तो पैराग्राफ चेंज करके दोगे। दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। तथा वह औद्योगिकरण की दिशा में अग्रसर थी अमेरिकी उपनिवेश ना, अवस्था है तो अग्रसर थी। अतः यह लगभग तय था कि अमेरिकी पूंजीवाद की प्रगति के लिए ब्रिटिश वणिकवाद की विदाई आवश्यक था। अब उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन दे दीजिए। उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश वणिकवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था। ऐसा कुछ करके मतलब जो हमारा थीसिस लाइन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। का भाव जरूर कंक्लूजन में रिपीट होता है। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, जब थीसिस लेते हैं मतलब हमने एक जनरल को प्रॉमिस किया कि हम आपको यह बताने जा रहे हैं, फिर हमने एक तरह से उसका होता है राइटिंग का एक स्टैंडर्ड राइटिंग होती है, चाहे उसका साइज जो हो, लेकिन उसका तरीका यही होता है कि हमें पहले क्वेश्चन दो तरह के होंगे। एक क्वेश्चन होगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और दूसरा होगा आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। तो ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल इसलिए है कि हाइपोथेसिस दिया जो हमें सिद्ध करना। अब अगर वहीं पर वह यह दे देते, अब क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्क क्या पड़ता कि हमने थोड़ी सी यहाँ पर चालाकी दिखाई कि हमने उनको बताया कि देखिए क्रांति का कोई एक कारण तो हो नहीं सकता, परंतु एक महत्वपूर्ण कारण है, परंतु हम बाकी कारणों की तरफ नहीं गए क्योंकि हमारे क्वेश्चन का डिमांड वैसा नहीं था। हम केवल हमने उनको बताया कि देखो हम इस कारण को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, लेकिन और भी कारण थे, उसका संकेत केवल करके छोड़ दिया।
अब वहीं पर अगर वह यह दे देते कि इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हमको यह बताना होगा कि यह एक कारण था, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं थे, तब हमें अन्य कारणों के बारे में भी संकेत करना होता। इसलिए तो वो क्वेश्चन फिर हो जाता आर्गुमेंटेटिव कि है लेकिन इसके अतिरिक्त है। या हमसे क्वेश्चन पूछते क्या आप ऐसा मानते हैं कि यह था, तब फिर हमारा उत्तर होता कि यह एक महत्वपूर्ण कारण था, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं था। तो वो क्वेश्चन हो जाता आर्गुमेंटेटिव। लेकिन ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे सकता हूं, जो आपके स्टडी मटेरियल में है और आपको कलेक्ट करना मुश्किल नहीं है। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप स्वावलंबी बनिए, मतलब बहुत ज्यादा भी डिपेंड रहना सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा आप अगर अभी से हाथ पांव मारना शुरू नहीं करेंगे, तो एक निश्चित समय में जब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मेरा सजेशन मानिए, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन फॉर्म कर देता हूं कि अमेरिकी क्रांति में अमेरिकी क्रांति ने अमेरिकी उपनिवेश के साथ साथ अमेरिकी उपनिवेश के साथ साथ उपनिवेश के साथ 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 यूरोप को भी रूपांतरित किया। यूरोप को भी रूपांतरित किया। परीक्षण कीजिए। तो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये अमेरिकी उपनिवेश को कैसे रूपांतरित किया? तो एक संगठित राष्ट्र का रूप लिया अमेरिकी उपनिवेश ने, एक संघीय व्यवस्था लागू की, संविधानवाद को प्रोत्साहन मिला, पढ़ा लिखित संविधान अस्तित्व में आया, संघीय व्यवस्था आई। तो वगैरह अमेरिका कैसे रूपांतरित हुआ है? अमेरिका एक उपनिवेश से आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। और यूरोप में स्वयं ब्रिटेन पर इसका प्रभाव है। ब्रिटिश संसद का प्रजातांत्रिकरण को बन मिला, क्योंकि ब्रिटिश संसद में, क्योंकि पहले ब्रिटिश संसद और मोनार्की के बीच जो संघर्ष चल रहा था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद मोनार्की का हाथ कमजोर पड़ गया और संसद की प्रगति हुई। तो संसद में प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इधर फ्रांस की क्रांति को वैचारिक समर्थन अमेरिकी क्रांति से मिला। तो ये दूसरा। और तीसरा कि जो चूंकि अमेरिकी क्रांति केवल अमेरिका की मुक्ति नहीं थी, यह एक मध्य वर्ग की जीत थी, क्योंकि इसमें ब्रिटिश राजतंत्र से अमेरिकी मध्य वर्ग टकरा रहा था। अमेरिकी क्रांति के बाद आपको पता होना चाहिए 80,000 कुलीन अमेरिका छोड़कर कनाडा चले गए। तो कुलीनों के लिए तो एक तरह से कष्ट का समय है की जीत है। तो इस यहाँ अमेरिकी मध्य वर्ग की जो जीत हुई, उससे यूरोपीय मध्य वर्ग को प्रोत्साहन मिल रहा है। तीन बातें दे दोगे तो फिर वहां से यूरोप पर भी प्रभाव हो जाएगा, अमेरिका पर भी प्रभाव हो जाएगा। आप आसानी से लिख दोगे। ये क्वेश्चन मैं फॉर्म करता हूं। एक बार ऑप्शन में पूछा, परंतु इसका नेचर जीएस के लायक भी है कि अमेरिकी क्रांति के साथ अमेरिकी क्रांति के साथ अमेरिकी क्रांति के साथ ब्रिटेन ने एक साम्राज्य को खो दिया। ब्रिटेन ने एक साम्राज्य को खो दिया। एक साम्राज्य को खो दिया तो एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। एक साम्राज्य को खो दिया तो एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। एक साम्राज्य को खो दिया तो एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये मैं डिस्कस